हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, टुडे वील बी बिगिनिंग विद द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज के सेशन में हम इस चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करके इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, एंड दैट इज एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी। तो बच्चों, अपने पिछले सेशन में हमने फर्टिलाइजेशन, जिसे हम कंसेप्शन भी बुलाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन को देखा था। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को भी स्टडी किया था, और साथ ही साथ एक मदर और फीटस के बीच में डेवलप होने वाला एक इंटीमेट कनेक्शन, जिसे हम प्लेसेंटा बुलाते हैं, उसके डेवलपमेंट को भी स्टडी किया था। तो आज के सेशन में हम एंटायर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे और डिस्कस करेंगे द प्रेगनेंसी पीरियड विच इज द जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज यानी कि ब्लास्टोसिस्ट तक का फॉर्मेशन तो हमने देख लिया था। अब आगे जब एक इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर दैट, एक एम्ब्रायो के जो डेवलपमेंटल पैटर्न है उसको हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था जो लाइफ होती है हमारी, दैट बिगिंस विद अ सिंगल सेल विच इज दी फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम जायगोट बुलाते हैं। तो जायगोट जो है वो फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट करता है, अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स, और जिसे हम क्या बुलाएंगे, क्लीवेज। तो बेसिकली इट अंडरगोज क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद वो फॉर्म करता है द मोरुला स्टेज, जो कि आपको पता है 16 to 32 सेल तक की होती थी। नाउ दिस मोरुला स्टेज फर्दर ट्रांसफॉर्म्स इनटू द ब्लास्टोसिस्ट बाय सेल्यूलर रीअरेंजमेंट। तो इस मोरुला के जो सेल्स हैं वो रीअरेंज होते हैं, और आपको यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन मिलेगा, जिसमें कि एक बाहर की लेयर होगी ट्रोफोब्लास्ट की, और एक इनर सेल मास होता है, एंड यहाँ पर एक कैविटी होती है विच इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन है फ्रॉम दी मोरुला, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। इस बात को याद रखिएगा। नाउ ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आगे जाके अनदर स्टेज में डेवलप होता है विच इज कॉल्ड द गैस्ट्रुला। तो बेसिकली ग्रास्टुलेशन तक हमारे सिलेबस में नहीं होता है, बट स्टिल फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे जो आपकी जर्म लेयर्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं, और जर्म लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स डिराइव होते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू बी सीइंग कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बुलाते हैं। एंड गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि यहाँ पर जर्म लेयर्स बन जाएंगी, तो आप देखोगे डिफरेंट ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, एंड फाइनली एक इंडिविजुअल फीटस डेवलप हो जाता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम बुलाएंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो बेसिकली एक एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में आपको क्या क्या स्टेजेस मिलेंगी, सबसे पहले क्लीवेज, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, एंड फाइनली ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस के एंड में आपको एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस देखने को मिलता है। फाइन, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी, जैसा कि आपको पता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, और बेसिकली ये वो टाइम पीरियड होता है, इट इज बेसिकली सेड टू बी द टाइम पीरियड जो कि आपको देखने को मिलेगा बिटवीन द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, राइट। तो एक फीटस के बेसिकली आप कह सकते हो जाइगोट के फॉर्मेशन से लेकर फीटस के बाहर एक्सपेल होने तक जो बीच का ड्यूरेशन होता है, जहाँ पर एक एम्ब्रायो या फीटस डेवलप हो रहा होता है इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर, उस पीरियड को हम प्रेगनेंसी पीरियड बुलाते हैं, जो कि ह्यूमंस के केस में लास्ट करता है फॉर 280 डेज। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये 280 डेज तक बेसिकली लाया करेगा, और इसको हम 9 मंथ्स में भी समराइज कर सकते हैं। फाइन, ओके। एंड आपको पता है सबसे लंबा जो जेस्टेशन पीरियड होता है या प्रेगनेंसी पीरियड होता है, वो आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट के केस में, एलिफेंट्स के केस में आपको ये जो जेस्टेशन पीरियड है, इट लास्ट फॉर 22 मंथ्स। तो 22 मंथ्स तक लंबा जो आपको जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड है, वो एलिफेंट्स के केस में देखने को मिलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट योर
कैट्स एंड डॉग्स, तो वहाँ पर आप कह सकते हो 2 से 3 महीने के बीच में आपको वो जेस्टेशन पीरियड लाई करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, जहाँ पर आप एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के पैटर्न को और साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसको डिस्कस किए। अब हम देखते हैं आगे की डिटेल्स को। तो बच्चों अब हम बिगिन करने जा रहे हैं विद द फर्दर स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो बच्चों अपने पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे इम्प्लांटेशन के टाइम पर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रायो जाकर एम्बेड हो जाता है इनसाइड द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। याद है आप सभी को? याद हो जाना चाहिए अभी तक तो देखिए अब यहां पर हम वही स्टेज से कंटिन्यू करेंगे कि कैसे आगे डेवलपमेंट होने के टाइम पर आपको 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके तो बेसिकली देखिए हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से जहां पर हमने लास्ट छोड़ा था। तो जब एम्बेडिंग हो रही थी ना, तो आपने देखा था आपको सबसे पहले तो ब्लास्टोसिस्ट में यहां पर 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं ऑफ द सेल्स। बेसिकली जो इनिशियली एक ब्लास्टोसिस्ट होता है इन द अर्ली स्टेज, उसमें 2 लेयर्स होती थी, एक बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट और बीच में आपको एक मास ऑफ सेल देखने को मिलता था जो कि एम्बेडेड होता था टुवर्ड्स वन साइड एंड इट वाज कॉल्ड द इनर सेल मास। लेटर जब ब्लास्टुलेशन की लेटर स्टेज आती है तब आपको कुछ कंडीशन कैसी देखने को मिलती थी, याद कीजिए आपको मैंने बताया था जो ट्रोफोब्लास्ट है वो 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाता था। ये वाला जो ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है इसके पास इसकी सेल वॉल जो है वो यहाँ पर इंटैक्ट है। तो इस टाइप के ट्रोफोब्लास्ट को हम सेल्यूलर ट्रोफोब्लास्ट या फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट बुलाते थे। याद है सभी को? तो इसको हम लोग बुलाते थे साइटोट्रोफोब्लास्ट। वी आर जस्ट रिकॉलिंग द थिंग्स ताकि हम यहां से कंटिन्यू कर सके। फाइन। और याद कीजिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट का यानी कि साइटोट्रोफोब्लास्ट के डिफरेंशिएशन से जो इस टाइप के आपको लेयर डिफरेंशिएट होती हुई नजर आई थी, जिसकी सेल वॉल जो थी वो डिसइंटीग्रेट कर गई थी, इसलिए इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई फ्लोट करते हुए नजर आ रहे थे। और जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उसे हम वर्ड देते हैं सिंसाइशियम। याद है? इसीलिए इस ट्रोफोब्लास्ट को हमने नाम दिया था सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। सो वी यूज्ड टू कॉल दिस सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। याद है सभी को? चलिए ये तो बात हो गई ट्रोफोब्लास्ट की। याद कीजिए ये इनर जो सेल मास था ये भी 2 लेयर्स में डिस्टिंग्विश हो जाता था। ये वाली जो लेयर थी ब्लू कलर की, इसको हम क्या बुलाते थे? यस एग्जैक्टली, इसको हम बुलाते थे द एपीब्लास्ट। तो ये थी एपीब्लास्ट, जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग प्रिमिटिव एक्टोडर्म भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रिमिटिव एक्टोडर्म। फाइन, ओके। एंड ये जो नीचे वाली लेयर थी इसे हम नाम देते थे दी हाइपोब्लास्ट, जो कि बेसिकली है प्रिमिटिव एंडोडर्म। इज दैट ओके? ठीक है, तो चलो ये चीजें हमने रिकॉल कर ली। और ये जो कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपको नजर आ रही है इसको ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी, जैसे हम ब्लास्टोसील भी बुलाते हैं। सो ये सारी चीजें रिकॉल करने के बाद नाउ वी कैन प्रोसीड विद द फर्दर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो हमने इसी फिगर से ही अपना आगे का रेफरेंस लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी तक देखा था ना, इसी को हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाहर लेते हैं। सो वील सी अगेन, आपको आउटर लेयर में ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक है, ओवर हियर यू विल सी आपको यहाँ पर कुछ सेल्स ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, ये आपको कॉलमनार नजर आ रहे हैं, राइट? तो इन सेल्स को हमने नाम दिया था एपीब्लास्ट और नीचे वालों को नाम दिया था हाइपोब्लास्ट। सो आई होप ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी है जिसे हम ब्लास्टोसील बुलाते थे। ठीक है, आगे की डेवलपमेंट में कैसे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, सो वील सी। देखो यहाँ पर आपको एपीब्लास्ट में ना एक कैविटी डेवलप होती हुई नजर आएगी। दैट मीन्स यहाँ बीच से ना एक स्पेस डेवलप होगी, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो स्पेस बीच में डेवलप हो रही है विद इन दी सेल्स ऑफ द एपीब्लास्ट और दी प्रिमिटिव एक्टोडर्म, इसे हम बुलाएंगे द एमनियोटिक कैविटी। तो इसे हम क्या बुलाएंगे? वी यूज्ड टू कॉल इट एमनियोटिक कैविटी। तो ये जो कैविटी डेवलप हो रही है, दिस एंटायर कैविटी, राइट, जिसका बेस बना रहे हैं दी एपीब्लास्ट सेल, और ऑब्वियसली ये एपीब्लास्ट सेल्स के बीच में से इमर्ज की है। बट बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो सेल्स बाहर की तरफ डिफरेंशिएट होंगे ये आपके प्रिमिटिव एक्टोडर्म के ही पार्ट है, यानी कि एपीब्लास्ट के ही पार्ट है। फाइन। और देखोगे आप नीचे की तरफ ना, ये जो हाइपोब्लास्ट थी,
दिस हाइपोब्लास्ट, याद है? इस हाइपोब्लास्ट के सेल्स ना ऐसे नीचे की तरफ पहले तो डिवाइड करेंगे और नीचे की तरफ ऐसे माइग्रेट करते जाएंगे और माइग्रेट कर करके दे विल जॉइन टुगेदर। सो इस तरीके से दे विल अगेन फॉर्म वन मोर कैविटी। तो आपको यहां पर ना बीच में एक और कैविटी नजर आएगी बिकॉज आपके हाइपोब्लास्ट सेल्स इस तरीके से माइग्रेट करेंगे। नाउ ये जो कैविटी बीच में डेवलप हो रही है इसे हम बुलाते हैं द योक सैक। तो इसे हम बुलाएंगे द प्राइमरी योक सैक। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये जो कैविटी बनी है, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय दो सेल्स जो कि अराइज हुए हैं फ्रॉम दी हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट क्या था? द प्रिमिटिव एंडोडर्म। तो बेसिकली आप देख रहे हो क्या चीज एमनियोटिक कैविटी को कवर कर रही है, एक्टोडर्मल सेल्स यानी कि बेसिकली प्रिमिटिव एक्टोडर्मल सेल्स जो कि एपिब्लास्ट से आए हैं, और यहाँ नीचे की तरफ आपके योक सैक को सराउंड कर रहे जो सेल्स हैं वो एंडोडर्मल हैं, बट प्रिमिटिव एंडोडर्मल क्योंकि वो हाइपोब्लास्ट से अराइज किए हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अब आगे के क्या डेवलपमेंट्स हैं, वील ट्राई टू सी। तो देखो आगे आपको क्या चेंजेस मिलेंगे। सो हम ये वाली कंडीशन को ना ऐसे समझते हैं। तो देखो मैंने उसी डायग्राम को वापस से यहाँ रेफरेंस लेना है। यहाँ पर आपने देखा ये आपके एपीब्लास्ट सेल्स हैं, ये हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं। एपीब्लास्ट के सेल्स के बीच में यहाँ पर ये कैविटी डेवलप हुई है, इसे हमने क्या नाम दिया था? एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, और यहां पर आपके हाइपोब्लास्ट के सेल्स के माइग्रेशन की वजह से ये जो सेल्स पूरी तरह से कवर कर रहे हैं ना, बीच में एक और कैविटी डेवलप हुई, इसे हम क्या बुला रहे थे? द योक सैक। क्लियर है इतनी बातें? ओके, नाउ वील सी वन मोर थिंग। अब आप देखो इस एंटायर स्ट्रक्चर के बीच में ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है इसको सराउंड कर रहा है ना, आपको कुछ ये स्पेस नजर आ रहा है। बेसिकली ये जो स्पेस है आप देखोगे यहां पर जो आपके योक सैक के सेल्स है जो बेसिकली प्रिमिटिव एंडोडर्मल थे, राइट, और जो आपके ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, दीज ट्रोफोब्लास्ट सेल जो कि सराउंड कर रहे हैं इस एंटायर स्ट्रक्चर को। तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल और ये योक सैक के सेल्स कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स यहां पर सिक्रीट करेंगे। तो बेसिकली ये आपको जो रेड रीजन नजर आ रहा है ना, या फिर आप कह सकते हो ये जो कलरफुल आपको रीजन नजर आ रहा है, ये बेसिकली कुछ कनेक्टिव टिश्यू सेल से फिल्ड अप है जिन्हें हम मेसेनकाइमल सेल्स बुलाते हैं। ओके, और ये बेसिकली आप कह सकते हो इनको ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म फॉर्म करेंगे। तो रिमेंबर ये जो सेल्स यहां पर सिक्रीट हुए हैं बाय दीज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। देखो ये आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। कौन से ट्रोफोब्लास्ट हैं? ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। और यहां पर ये आपके योक सैक के प्रिमिटिव एंडोडर्मल सेल्स हैं। ये दोनों सिक्रीट करते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू को, उसे हम बुलाते हैं द मेसेनकाइम। तो इस तरीके से मेसेनकाइम यहां पर डेवलप हो जाता है। अब देखो ये जो मेसेनकाइम आया है वो कहां से आया है? ट्रोफोब्लास्ट से और योक सैक से, बट मेजरली ये ट्रोफोब्लास्ट से आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ आगे आप देखोगे इस मेसेनकाइम में ना आपको बीच में कुछ कैविटीज डेवलप होती हुई नजर आएंगी, कुछ स्पेसेस डेवलप होंगी, समथिंग लाइक दिस। तो देखो अपने इस मेसेनकाइम में देखो ये कैविटीज डेवलप हो रही हैं। ये जो कैविटीज आ रही है ना ये लेटर ऑन आगे जाके फ्यूज कर जाएंगी टू फॉर्म अनदर बिग कैविटी। तो बेसिकली क्या होगा? देखो ये सारी कैविटीज आपस में फ्यूज कर गई टू फॉर्म दिस कैविटी, राइट। और ये जो कैविटी डेवलप हुई है दिस इज गोइंग टू बी द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सीलोम। ठीक है, तो दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सीलोम। अगर इसको मैं और अच्छे से दिखाऊं आपको तो ये आपका क्या है? दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सीलोम, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सीलोम। और यहां पर आप देखोगे इसको सराउंड करते हुए जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, ये मेसेनकाइमल सेल्स जो कि आगे जाके ना, अभी तक ये कनेक्टिव टिश्यू थे बट आगे जाके यू विल सी ये एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दे विल ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू एपिथेलियल सेल्स और ये बन जाएंगे द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक क्यों बोला बच्चों? इसीलिए बोला बिकॉज ये कहीं पर भी आगे जाके एम्ब्रायो का पार्ट नहीं बनेंगे। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक
मीजोडर्म। इतनी बात क्लियर होगी। नाउ सी वन थिंग वेरी वेल। अब आपको बहुत सारी चीज़ों को ना ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको देखना है कैसे ओरिजिन होता है उन मेम्ब्रेन्स का जो कि एम्ब्रायो के बाहर प्रेजेंट होती है। अभी तक हमने एम्ब्रायो डेवलपमेंट से पहले एम्ब्रायोनिक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनका डेवलपमेंट देखना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर भी देता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स। तो बेसिकली जो आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स है ना, वो कैसे अराइज करेंगे। देखो यहाँ पर आपने देखा था ये जो कैविटी थी ये वाली थी एमनियोटिक कैविटी, और इसको सराउंड कर रही जो लेयर है वो आपके एपीब्लास्ट से अराइज की थी, यानी कि प्रिमिटिव एक्टोडर्म से। और अगर हम ध्यान से देखें इस रीजन को, तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको आपके प्रिमिटिव एक्टोडर्म के सेल्स देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन डेवलप हुई है ना, इसे हम नाम देंगे एमनियन। तो इस एमनियोटिक कैविटी को सराउंड करती हुई आपको एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, और वो जो डबल लेयर है वो फॉर्म हो रही है फ्रॉम दी एक्टोडर्म यानी कि प्रिमिटिव एक्टोडर्म और फ्रॉम दी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। इसलिए हम कहते हैं एमनियन का जो डेवलपमेंट है दैट इज फ्रॉम एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म। बट रिमेंबर ये प्रिमिटिव एक्टोडर्म है और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म है, ये आपको याद रखना है। सेकेंडली आप देख रहे हो यहां पर इस योग सैक को देखो, ये आपका योग सैक था ना, योग सैक को सराउंड कर रहे जो सेल्स आए थे वो इनिशियली आए थे फ्रॉम दी प्रिमिटिव एंडोडर्म, क्योंकि वो हाइपोब्लास्ट से आए थे ना। तो यहां पर जो योग सैक है उसको सराउंड कर रही जो मेम्ब्रेन है वो भी डबल लेयर्ड है। सबसे पहली जो लेयर फॉर्म कर रहे हैं ये वाले सेल जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और वो हाइपोब्लास्ट से आए हैं इसलिए दे आर एंडोडर्मल, और उनको सराउंड कर रही ये जो लेयर है दिस लेयर ये अराइज की है फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो बेसिकली आपका योग सैक बनता है फ्रॉम दी एंडोडर्म एंड दी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। इतनी बात भी क्लियर हो गई है। ओके, नाउ सी वन मोर थिंग। अब आपको ये लेयर देखनी है, दिस लेयर। यहां पर आपके ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं और प्रेजेंट हैं द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट है ये फॉर्म करते हैं द आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, जैसे हम बुलाते हैं द कोरियन। तो कोरियन डेवलप होती है फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट एंड द मेसोडर्म। तो ये ओरिजिन आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में व्हाइल आई वाज एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर्स ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर कि ये सारी की सारी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जिनके बारे में आगे हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे, बट इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है इनसाइड द एम्ब्रायो। तो बेसिकली आपको याद रखना है आपका एमनियन डेवलप होता है फ्रॉम द एक्टो एंड द मेसोडर्म। याद रखिएगा एक्टोडर्म प्रिमिटिव है और मेसोडर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक है। सिमिलर इज द केस ओवर हियर, यहाँ पर प्रिमिटिव एंडोडर्म और आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से डेराइव हुई है योर योग सैक मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आपकी जो कोरियन है वो डेवलप होती है फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड द मेसोडर्मल सेल्स। याद है? ओके, और याद कीजिए यही ट्रोफोब्लास्ट के सेल थी तो अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। इसीलिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वही आगे जाके आपके कोरियन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होंगे ना टू फॉर्म द कनेक्शन विद द मदर, उसे हम लोग ट्रोफोब्लास्टिक विलाई या फिर कोरियोनिक विलाई भी बुलाते थे। तो आई होप द एंटायर कॉन्सेप्ट अबाउट हाउ दिस डेवलपमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस वो आपको समझ आया होगा। तो बच्चों हमने देखा कि कैसे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स फॉर्म होती हैं। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स तो ठीक है भाई, क्योंकि वो एम्ब्रायो के बाहर प्रेजेंट होती हैं, बट व्हाट अबाउट एम्ब्रायो, वो कैसे फॉर्म होगा। तो देखो हमने अभी तक देख लिया था कि कैसे डेवलपमेंट हुई, कि कैसे मेम्ब्रेन्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हो गई हैं। नाउ वील सी कि फर्दर जो बीच में आपको एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो लेयर्स के फॉर्म में नजर आ रहे हैं ना, फॉर्मिंग अ डिस्क लाइक ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो आगे जाके एम्ब्रायो को फॉर्म करने वाला है, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड दी बाइलेयर्ड एम्ब्रायोनिक डिस्क, ओके, या एम्ब्रायोनिक जर्म डिस्क। बेसिकली बाइलेयर्ड या फिर बाइलैमिनार वर्ड का मतलब ही होता है टू लेयर्ड, ठीक है। तो दो लेयर्स में अरेंज है ना, एपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में।
ठीक है। अब ये जो एम्ब्रायोनिक डिस्क है ये आगे जाके कैसे फर्दर डेवलपमेंट शो करेगी टू फॉर्म द एम्ब्रायो, या बेसिकली हमको यहाँ तक गैस्ट्रुलेशन स्टेज तक ही देखना है, बिकॉज वहाँ पर जैसे ही आपकी एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं वो आगे जाके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को फॉर्म कर लेती हैं। वो आपके बहुत हायर क्लासेस में आपको पढ़ना होगा, नॉट राइट नाउ, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस तरीके से जब आप इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालते हो ना तो आपको ये कट सेक्शन में नजर आ रहा है। कट सेक्शन में देखो ये आपकी क्या नजर आ रही है, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, और ये आपका योक सैक, और बीच में आपकी एक डिस्क के फॉर्म में नजर आ रही है दी बाइलैमिनार एम्ब्रियोनिक जर्म डिस्क, जिसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट है। तो इसका अगर मैं आपको 3D व्यू दिखाऊं, सो दिस इज द 3D व्यू। तो यानी कि आपको वो दो बॉल्स के फॉर्म में नजर आ रही है, लाइक जैसे हम छोटी क्लासेस में ना वो स्नोमैन बनाते थे, वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। याद है आप सभी को? तो देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर को जब हम ना इस तरीके से कट करते हैं, समथिंग लाइक दिस, तो कट करने के बाद मैंने क्या किया है, थोड़ा सा हिस्सा एमनियन का कट कर दिया और थोड़ा सा हिस्सा योक सैक का। तो मैंने क्या किया है, योक सैक और एमनियोटिक कैविटी को या फिर एमनियन को ही रिमूव कर दिया। तो बीच में आपकी ये डिस्क आ गई है और थोड़ा सा हिस्सा जो मार्जिन्स हैं आपके किसके आ गए हैं, एमनियन के, थोड़ा सा योक सैक के। तो इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर एनलार्ज करके देखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द कट एज ऑफ द एमनियन, ठीक है, और नीचे वाला आपका कट एज है आपके योक सैक का। फाइन, नाउ यू विल नोटिस समथिंग। अगर मैं इसको दिखाऊं, बीच में डिस्क जो है वो आपके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से मिलकर बन रही है। फाइन, ये सारा कट सेक्शन है। आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन आपको एक एंड से ना एक स्ट्रीक डेवलप होती नजर आएगी, एक डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम वन एंड और वो आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा। तो ये जो डिप्रेशन नजर आ रहा है ना, ये डिप्रेशन कहलाता है द प्रिमिटिव स्ट्रीक। और प्रिमिटिव स्ट्रीक का डेवलप होना बेसिकली इज एन इंडिकेटर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन। सो ये मार्क करता है द बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो एक स्ट्रीक यानी कि बेसिकली डिप्रेशन डेवलप होगा, एक एंड से स्टार्ट होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा और जाके ना ये देखो ये डिप्रेशन आगे जा रहा है और जाके एंड कर रहा है एक नोड में, ओके, एक सेंट्रल हॉलो डिप्रेशन में। इसको हम प्रिमिटिव नोड बुलाते हैं। तो बेसिकली जिस एंड से ये प्रिमिटिव स्ट्रीक अराइज होना स्टार्ट करती है उस एंड को हम एम्ब्रायो का टेल एंड मानते हैं या कॉर्डल एंड मानते हैं, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और एंड कर रही है इन द प्रिमिटिव नोड, उस डायरेक्शन को हम लोग उसका हेड एंड मानते हैं या फिर उसको सिफेलिक एंड मानते हैं, ओके। सो इस तरीके से आपको प्रिमिटिव स्ट्रीक का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो इतनी चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस एंटायर डिस्क को ना आपको ऐसे फ्रंट व्यू में दिखाऊंगा। तो फ्रंट व्यू में कैसा नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो देखो अब हम ऊपर से देख रहे हैं। अब ऊपर से देखने में हमने क्या देखा, यहां से प्रिमिटिव स्ट्रीक स्टार्ट हुई, आगे की तरफ बढ़ी, एंड गई प्रिमिटिव नोड में। सो जहां से स्टार्ट की वो टेल एंड है, जहां पर एंड की वो हेड एंड है। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का आना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज आपको याद रखना है, ये आपके एम्ब्रायो को दो हिस्सों में बांट देता है, दो साइड्स में। जो इसके यानी प्रिमिटिव स्ट्राइक के जो इस साइड की तरफ पड़ेगा वो आपका एम्ब्रायो का लेफ्ट साइड होगा और जो इस तरफ पड़ेगा वो राइट साइड होगा, ठीक है। और प्रिमिटिव स्ट्रीक का आना बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये गैस्ट्रुलेशन को इंडिकेट करता है। अब देखो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी कैसे, वील ट्राई टू सी। तो अगर मैं आपको इस प्रिमिटिव स्ट्रीक वाले हिस्से को ना ऐसे कट करके दिखाऊं, कट करने में अगर हम इसको देखें यहां पर, ठीक है, कट करने के बाद मैं इसको ऐसे उठा के आपको दिखा रहा हूं, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। ये आपके एपीब्लास्ट के सेल्स थे ना बच्चों, आपके ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स थे, ठीक है, दीज वर दी हाइपोब्लास्ट सेल्स। ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी जो आपके एपीब्लास्ट के सेल्स है ना वो अंदर की तरफ ऐसे इनवैजिनेट करेंगे। सो दे विल इनवैजिनेट लाइक दिस, ऊपर से जा रहे हैं अंदर की तरफ अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सो ये इनवैजिनेशन की जो प्रोसेस है ना उसमें आप देखोगे जो एपीब्लास्ट सेल्स पहले एंटर करेंगे वो आपके हाइपोब्लास्ट के सेल्स को बाहर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, मतलब उनसे कहेंगे तुम बाहर निकलो, और वो जाके उस जगह को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करने लगेंगे। तो इनिशियली जो एपीब्लास्ट के सेल्स अंदर आके हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करते हैं पूरी तरह से, वो बनाते हैं दी एंडोडर्म। और ये जो एंडोडर्म है ये एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म है, दिस इज नॉट द प्रिमिटिव एंडोडर्म बिकॉज ये अराइज नहीं करे हैं फ्रॉम दी हाइपोब्लास्ट, ठीक है। इन्होंने तो रैदर
डिस्प्लेस किया है आपके हाइपोब्लास्ट को, आए भले ही ये एपीब्लास्ट से हैं, ठीक है। तो दिस इज दी एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म, ठीक है। फिर फर्दर जब और सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे तो आप देखोगे कुछ नए सेल्स यहां पर आके ऐसे डिपॉजिट होंगे एंड दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड द मीजोडर्म, ठीक है। तो ये मीजोडर्म है, फाइन, ओके। एंड फाइनली जो रिमेनिंग एपीब्लास्ट के सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे वो मीजोडर्म के ऊपर भी एक लेयर बना लेंगे विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड द एक्टोडर्म। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपकी जो बाय लेयर्ड जर्म डिस्क थी जो कि सिर्फ एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से मिलकर बनती थी, दैट वाज द प्रिमिटिव एक्टोडर्म और प्रिमिटिव एंडोडर्म, अब वो 3 लेयर्ड हो गई है, यानी कि इट हैज बिकम ट्राई लैमिनार जर्म डिस्क। और वो जो ट्राई लैमिनार जर्म डिस्क है वो फॉर्म होती है ऑफ द एम्ब्रायोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रायोनिक मीजोडर्म एंड एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म। तो इस तरीके से जब 3 जर्म लेयर्स एस्टैब्लिश हो जाती हैं इन द एम्ब्रायो, दिस इज कॉल्ड द एंड ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन में आपने देखा कि किस तरीके से एम्ब्रायोनिक चेंजेस के दौरान आपके 3 जर्म लेयर्स सेट हो जाती हैं। अब नाउ दीज जर्म लेयर्स हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों गैस्ट्रुलेशन के एंड में फॉर्म होने वाली जर्म लेयर्स का क्या फेट होता है, आगे जाके वो कौन कौन से ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म करती हैं, वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अप राइट नाउ। तो देखो जर्म लेयर्स जैसे कि आप जानते हो 3 आपके सामने हैं, वन इज द एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होती है, देन वी हैव इज द मीजोडर्म एंड देन वी हैव एंडोडर्म। तो देखते हैं एक्टोडर्म से आपको क्या क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। तो याद रखिएगा एक्टोडर्म से बनता है आपका बेसिकली द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसको आप सिंपली एन से याद करो। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या वो पार्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले तो जो ब्रेन होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, राइट, ब्रेन एंड साथ ही साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी एक्टोडर्म से ही डिराइव होती है, रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल, ठीक है। साथ ही साथ जो आपकी नर्व्स होती हैं जो कि पार्ट होती हैं ऑफ दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो भी यहीं पर डेवलप होंगी, ठीक है, फाइन, इतनी बात क्लियर है। साथ ही साथ आपकी जो स्किन की लेयर्स है ना, दैट इज द स्किन एपिडर्मिस, और साथ ही साथ जो स्किन की ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टोडर्म से डिराइव होती हैं। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी स्किन प्लस जो स्किन की ग्लैंड्स हैं दे ऑल्सो गेट डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, एंड जो आपकी बॉडी हेयर हैं दे आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द एक्टोडर्म, फाइन, इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द मीजोडर्म। अब मीजोडर्म के लिए आप कैसे याद रखोगे इसको, सबसे पहले तो ये किस किस सिस्टम का पार्ट बनेगा, तो आप इसको सिंपली CERS से लर्न करो, सर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बनाएगा। अब ह्यूमन बींग्स के केस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज टाइप, तो इसके लिए ये आपकी ह्यूमन के हार्ट को फॉर्म करेगा, और हार्ट के साथ साथ क्योंकि ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है आपकी ब्लड वेसल्स भी फॉर्म होंगी। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब ई इज ओवर हियर, तो ई स्टैंड्स फॉर द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली मेनली आपकी किडनीज को ये फॉर्म करेगा, या बेसिकली सारे पार्ट्स को एक्सेप्ट फॉर द यूरिनरी ब्लैडर। सो रिमेंबर ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, जो यूरिनरी ब्लैडर है दैट इज नॉट मीजोडर्मल इन ओरिजिन, फाइन। बाद में देखते हैं हम, दैट इज आर स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली जो आपके गोनाड्स होते हैं ना, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो भी यहीं से डेवलप होते हैं फ्रॉम दी मीजोडर्म। एंड साथ ही साथ आपके स्केलेटल सिस्टम में बनने वाले जो मसल्स एंड बोन्स हैं, तो आपकी जो बोन्स एंड मसल्स हैं दे आर ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम योर मीजोडर्म। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द एंडोडर्म, और एंडोडर्म बेसिकली आपको याद रखिएगा ये फॉर्म करता है पहली चीज़ तो डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो आपका एलिमेंट्री कैनाल वो आपका एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो आपकी ग्लैंड्स होती है ना, जैसे कि लीवर एंड पैंक्रियास, तो वो भी इसी से डेवलप होती हैं। तो लीवर एंड पैंक्रियास भी यहीं से डेवलप होंगी,
और साथ ही साथ आपका जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है ना वो भी इसी से डेवलप होता है। तो योर एंटायर रेस्पायरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। सो ये है द फेट ऑफ डिफरेंट जर्म लेयर्स। तो ऐसे डिफरेंट जर्म लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स को अराइज करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं। सो आई होप द फेट ऑफ ऑल जर्म लेयर्स इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स। सो बच्चों जैसा कि नाम बता रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स, दैट मीन्स वो मेम्ब्रेन्स जो कि कवर करके रखती हैं आपके एम्ब्रायो को। सो ऑल दोज मेम्ब्रेन्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रायो वुड बी कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक, है ना, क्योंकि वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज वर्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखो टोटली आपको 4 मेम्ब्रेन्स सराउंड करती हुई नजर आएंगी दी एम्ब्रायो को। अब देखो यहाँ पर 4 जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उससे पहले आपको इस फिगर को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करना है। ऑब्जर्व करो इस फिगर को। यहाँ पर आपको ये आपका डेसिडुआ वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, एंडोमेट्रियम का वो रीजन जहाँ पर आपका इम्प्लांटेशन हुआ है। ठीक है, अब देखो सिंस दिस इज द मेटर्नल टिश्यू, है ना, ये एंडोमेट्रियम का ही पार्ट तो है। सो ये आपका क्या है, दिस इज द डेसिडुआ बेसिलस। जैसा कि मैंने आपको बताया था जिस साइड पर इम्प्लांटेशन होता है उससे नीचे वाला एंडोमेट्रियम का जो भी लेयर है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड डेसिडुआ बेसिलस। ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द मैटरनल साइड, है ना, मदर की साइड से ये फॉर्म करेगा प्लेसेंटा। और आप देख रहे हो इसी मैटरनल टिश्यू में एम्बेडेड आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ये आपके उन 4 मेम्ब्रेन्स जो आपको यहाँ दिख रही है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, उनमें से एक मेम्ब्रेन का ये प्रोजेक्शंस हैं। सो ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन्हें हम बुलाते हैं दी कोरियोनिक विलाई। तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं, कोरियोनिक विलाई। इनको हम ट्रोफोब्लास्टिक विलाई भी बुलाते हैं बिकॉज एक्चुअली आप देखोगे ये जो कोरियोनिक विलाई हैं या ये जो कोरियन है ये डेवलप होती है फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट, इसीलिए इनको हम ट्रोफोब्लास्टिक विलाई भी बुलाते हैं। इतनी बात क्लियर है, फाइन। अब देखो सबसे पहले हम चारों मेम्ब्रेन्स को देख लेते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ये आपका एम्ब्रायो है ना, और ये एम्ब्रायो कनेक्टेड है टू द प्लेसेंटा थ्रू दिस कॉर्ड विच इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। सो ये आपका एम्ब्रायो और ये कनेक्टेड है टू द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ दिस अम्बिलिकल कॉर्ड। अब देखो यहाँ पर इस एम्ब्रायो को सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर कवर करके रखी है वो जो येलो वाली लेयर आपको देखने को मिल रही है ना, दिस वन, जिसके आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो एम्बेड होते हुए नजर आ रहे हैं इनसाइड दी डेसिडुआ बेसिलस। इसको हम बुलाते हैं द कोरियन। ठीक है, अब ये जो कोरियन है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो लेयर है बच्चों ये एक्ट करती है एक्ट्स एज एन अल्ट्रा फिल्टर, मतलब ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। मतलब आप देखोगे ना जो भी सब्सटेंस एम्ब्रायो की तरफ अंदर एंटर करेंगे उनको ये फिल्टर करती है। तो दैट मीन्स जो भी सब्सटेंस इस फिल्टर को पास कर पाएंगे वही एम्ब्रायो तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज दे विल बी हेल्ड बैक। ठीक है, तो ये काम किसका है, कोरियन का। सेकेंडली इसका दूसरा फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, यही कोरियन के ही एक्सटेंशंस जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो यही वो लेयर है जो कि इन कोरियोनिक विलाई को फॉर्म कर रही है। So they also contributes towards placenta formation from the fetal side. ठीक है, तो ये इसका सेकेंड फंक्शन है, रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल, फाइन। अब देखो एम्ब्रायो को सराउंड करती हुई ना आपको यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, ये रेड कलर की मेम्ब्रेन जिसके अंदर ना आपको ऐसे फ्लूइड फिल्ड नजर आ रहा है, ये पिंक कलर के रीजन में। ओके, सो ये जो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है ना, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एमनियन। ठीक है, अब देखो एमनियन के अंदर मैंने बोला ये फ्लूइड फिल्ड है, दिस फ्लूइड इज एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये इस एमनियन के अंदर क्यों प्रेजेंट है, तो देखो इसके 2 फंक्शंस हैं बच्चों। पहला फंक्शन है कि सिंस वी आर लैंड एनिमल्स, राइट, वी आर मैमल्स, राइट, तो हम टेरेस्ट्रियल हैं। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के केस में आपका एम्ब्रायो कहीं डेसिकेट ना कर जाए, ड्राई ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करेगी ये फ्लूइड जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, इस एमनियन के अंदर। सो रिमेंबर दिस थिंग, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रिवेंट करता है ड्राइंग ऑफ एम्ब्रायो। एंड सेकेंड फंक्शन, अब सिंस ये जो फ्लूइड है ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो आपके
एम्ब्रायो को कोई मैकेनिकल शॉक भी नहीं लगेगा। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स mechanical shocks. So it prevents injuries due to mechanical shocks basically. फाइन, तो ये आपके एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन हैं जो कि इस एमनियन लेयर के अंदर प्रेजेंट है। फाइन, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेयर्स तो हमने देख ली। नाउ नेक्स्ट जो आपकी मेम्ब्रेन है वो आपको यहां देखने को मिल रही है, देखो ये येलो कलर की मेम्ब्रेन। ओके, तो ये जो येलो कलर की मेम्ब्रेन है इसको हम बुलाते हैं द योक सैक। ठीक है, अब योक सैक के अंदर आपको लग रहा होगा कि यहाँ योक फिल्ड होता है, बट योक आपको यूजुअली देखने को मिलेगा इन केस ऑफ द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। उनके केस में योक प्रेजेंट होता है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बेसिकली योक का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का। बट हम ह्यूमन बींग्स के केस में जो नरिशमेंट है वो मैटरनल साइड से आ रहा है, दैट मीन्स मदर के ब्लड से आ रहा है ना, थ्रू द प्लेसेंटा। तो ऐसे में वी डू नॉट नीड दिस योक सैक। बट योक सैक यहाँ भले ही प्रेजेंट होता है और इसके अंदर आपको प्रेजेंट नजर आएंगे कुछ स्टेम सेल्स, और वो स्टेम सेल्स फॉर्म करते हैं ब्लड सेल्स को। तो बेसिकली योक सैक के अंदर क्या होते हैं? स्टेम सेल्स जो कि ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हम क्या बुलाते हैं? हीमोपोएसिस। तो ये हीमोपोएसिस में हेल्प करते हैं। तो इनिशियली जब डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रायो का, तो यहाँ पर ये योक सैक के अंदर आपके हीमोपोएसिस यानी कि ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस आकर करेगी। लेटर ऑन आप देखोगे ये माइग्रेट कर जाते हैं, जब फीटस अच्छे से डेवलप हो जाता है ना, तब उसके अंदर जब लीवर और स्प्लीन बन जाते हैं तब ये माइग्रेट करके लीवर और स्प्लीन में एंटर कर जाएंगे, वहाँ पर ये हीमोपोएसिस करेंगे। एंड बाद में जब और लेटर स्टेजेस में एम्ब्रायो की या बेसिकली फीटस की जब बोन्स डेवलप हो जाती है, उनका बोन मैरो बन जाता है, तो हीमोपोएसिस जो है वो वहाँ पर अकर करना स्टार्ट कर देती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी योक सैक। अब ये योक सैक के बाद वी हैव दी लास्ट मेम्ब्रेन जो कि आपको ये ऑरेंज कलर की देखने को मिल रही है। सो ये जो ऑरेंज कलर की मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड दी एलेंटॉइस। अब बेसिकली बच्चों एलेंटॉइस का मैमल्स के केस में कोई खास रोल नहीं है। इन केस ऑफ बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स ये बेसिकली क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को ऑफ द एम्ब्रायो को कलेक्ट कर लेता है। बट यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज अगेन नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रिमूवल है वो भी आपके प्लेसेंटा के थ्रू होता है इन केस ऑफ द मैमल्स और ह्यूमन बींग्स। फाइन, तो इसमें आप देखोगे ये जो एलेंटॉइस है इसका कोई खास रोल नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये भी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो दिस ऑल्सो contributes to placenta formation from the fetal side along with this chorion. So chorion और allantois जो है वो आपके प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं when it comes to the human being. So I hope all these four layers which are the chorion, amnion, allantois and yolk sac, इनके बारे में जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बताई, इनके फंक्शंस आपको बताए, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों लेट्स टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशन पीरियड के दौरान एक फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस अगर करते हैं एट द लेवल ऑफ हार्मोन्स वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अप राइट नाउ। तो देखो बच्चों, आप अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल को कंपेयर करते हो विद अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, तो फर्स्टली आपको उनके हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो हायर नजर आएंगे ऑफ सेवरल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन की बात की जाए, प्रोजेस्ट्रोजन की बात की जाए। देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन तो आप जानते हो, प्रोजेस्ट्रोजन इज नथिंग बट अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ योर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। तो देखो आपको पता है एक प्रेग्नेंट फीमेल के केस में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल हाई होना ही होना है। द रीजन बीइंग आपको पता है प्रोजेस्ट्रॉन इज दैट हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, है ना। तो यानी कि ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, तो डेफिनेटली इसका लेवल तो हाई होना ही चाहिए। व्हेन वी कंपेयर एस्ट्रोजन लेवल ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल विद अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, तो आप देखोगे वो भी हायर होगा, ठीक है। सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल हायर रहता है। बट अगर बोले इन दोनों में से प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सा हार्मोनल लेवल हाई होगा, तो डेफिनेटली प्रोजेस्ट्रोजन का या फिर प्रोजेस्ट्रॉन का। फाइन, रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल। सेकेंडली आप देखोगे हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल या प्रोलैक्टिन भी आपको हाई लेवल पे देखने को मिलेंगे। द रीजन इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, जैसा कि आप जानते हो नाम से मिल रहा है इसका आंसर, कि ये वो हार्मोन है जो कि मिल्क के सिक्रीशन और उसके स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये सिक्रीट होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। रिमेंबर दिस थिंग। सो दिस इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी,
ठीक है, तो देखो आपने जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट को कौन स्टिमुलेट करता था, याद कीजिए, दैट वाज HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको कि हम HCS से भी बुलाते थे, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोपिन, वो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराता है। अब उन मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का सिक्रीशन और स्टोरेज कौन करवाएगा, प्रोलैक्टिन, फाइन, ओके। एंड आप देखोगे इवन हाई लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन भी देखने को मिलता है बच्चों। थायरॉक्सिन का हाई लेवल होना क्या इंडिकेट करेगा, देखो थायरॉक्सिन, आई होप आप सभी को याद होगा, ये वो हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है बाय दी थायराइड ग्लैंड्स, isn't it or not? So, जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती हैं थायरॉक्सिन, और ये हार्मोन रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। तो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस स्पीड से हो रही हैं उसको ये रेगुलेट करेगा। तो आपको पता है ना, फीमेल के अंदर अगर वो एक प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर एक फीटस डेवलप कर रहा है, दैट मीन्स उसकी जो बॉडी में हो रही एक्टिविटीज़ हैं या फिर रिएक्शंस हैं वो दो लाइफ्स को सपोर्ट कर रही हैं। एंड फॉर दैट मैटर अगर फीटस की लाइफ भी मदर की लाइफ पे डिपेंड कर रही है तो एनर्जी तो डबल रिक्वायर्ड होगी ना, डेफिनेटली एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उस एनर्जी को बनाने के लिए जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो बढ़ जाना चाहिए, और उसको बढ़ाने के लिए थायरॉक्सिन लेवल भी बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली हाई थायरॉक्सिन लेवल इंडिकेट हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट, और मेटाबॉलिक रेट अगर फास्टर होगा तभी तो उतनी ज़्यादा स्पीड से एनर्जी बनेगी टू सपोर्ट द मदर एंड द फीटल लाइफ। तो बेसिकली थायरॉक्सिन लेवल जो है वो भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बाय सेवरल फोल्ड्स, ठीक है। तो बहुत अमाउंट से बढ़ते हुए नजर आएंगे ये सारे हार्मोन के लेवल। अब देखो ये जो हार्मोन्स हैं ये असेंशियल क्यों है इनका लेवल हाई होना, फर्स्टली इनको अगर समराइज कर दें हम तो फर्स्टली दे विल हेल्प इन सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। तो फीटस की ग्रोथ करवाने के लिए इन हार्मोन्स का हाई रहना कंपलसरी है। सेकेंडली ये हेल्प करते हैं टू ब्रिंग अबाउट द मेटाबॉलिक चेंजेस जो कि मदर रिक्वायर कर रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंड थर्डली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी इन लेवल्स ऑफ हार्मोन्स को हाई रहना ही बनता है। फॉर दैट पर्पज मैंने आपको बोला था जो प्रोजेस्ट्रोजेंस हैं या प्रोजेस्ट्रॉन्स हैं उनका लेवल हाई रहना कंपलसरी है, तभी तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर पाएंगे बाय मेंटेनिंग दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सो आई होप द रोल ऑफ या बेसिकली द हार्मोनल चेंजेस जो कि आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी पीरियड में डिफरेंट मंथ्स में आपको फीटस की ग्रोथ में कौन कौन से डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, मतलब कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट मंथ्स में डेवलप होते हैं, उनको हम यहाँ पर टेकअप करने वाले हैं इन डिटेल। तो देखो सबसे पहले तो जो फर्स्ट साइन ऑफ द फीटल डेवलपमेंट है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तो सबसे पहला जो ऑर्गन फॉर्म होता है एक फीटस के डेवलपमेंट में दैट इज द हार्ट, और वो बनता है बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। सो रिमेंबर यहाँ पर जो हार्ट फॉर्मेशन है, सो लेट मी राइट दैट डाउन, यहाँ पर जो हार्ट बनेगा ये बनता है बाय द end of first month, so it is formed by end of first month। इस बात को याद रखिएगा। अब देखो हार्ट बन गया, अब हार्ट बनने के बाद और देखो हार्ट को ना हम बेसिकली इस पर्टिकुलर साइन ऑफ ग्रोथ ऑफ द फीटस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है, ओके। देन जो आप देखोगे सेकेंड मंथ के एंड में आपको क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। सो बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सो बाय एंड ऑफ सेकेंड मंथ की अगर बात की जाए बच्चों, यू विल सी जो फीटस है उसके लिम्स और उसके अंदर डिजिट्स डेवलप होने लगेंगी। तो यहां पर क्या डेवलप होगा, लिम्स एंड द डिजिट्स ऑफ द फीटस। साथ ही साथ अगर हम देखें बाय थर्ड मंथ क्या चेंजेस मिलेंगे। अब देखो जो थर्ड मंथ है ना, बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है, इसे हम बुलाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो ट्राइमेस्टर, ट्राई वर्ड का मतलब देखो ट्राई मीन्स होता है 3 एंड मेस्टर इज अ वर्ड फॉर मंथ। तो फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं ना बच्चों वो एक फीटस के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, बिकॉज यही वो टाइम है जब मेजर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द फीटस डेवलप। तो यहां पर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप एंड बाय दिस टाइम आप देखोगे जो लिम्ब यहां डेवलप होना स्टार्ट किए थे ना वो फुल्ली डेवलप हो जाएंगे। तो यहां पर जो लिम्स होते हैं एंड जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं ऑफ द फीटस
एक्सटर्नल जेनाइटल्स यहाँ पर वेल डेवलप हो जाते हैं। ये याद रखना है आपको बाय दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर देखो एक महीने में लगभग 4 हफ्ते हैं, तो हम कह सकते हैं 3 मंथ्स में कितने हफ्ते होंगे? आप 3 4 12 कर लीजिए, तो इसको आप 12 वीक्स का ड्यूरेशन भी कह सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक्स का ड्यूरेशन, या आप इसको 3 मंथ्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी। अब हम बोलें अगर आगे क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो आगे अगर आप देखोगे बाय द या ड्यूरिंग द 5th मंथ। सो ड्यूरिंग द 5th मंथ, so over here I am mentioning this one, during 5th month आपको फीटस के हेड पे कुछ हेयर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यही वो टाइम है जहां पर फीटल मूवमेंट भी डिटेक्ट किया जाता है। मतलब फीटस जो है वो मूवमेंट भी शो करता है, इसको डिटेक्ट कर सकते हो आप। तो दिस इज ड्यूरिंग द 5th मंथ, फाइन। एंड अगर हम बोले बाय द 6th मंथ, बाय द एंड ऑफ 6th मंथ, तो इस ड्यूरेशन में आप देखोगे बच्चों, पहली चीज तो फीटस की बॉडी पे आपको बहुत सारे हेयर डेवलप होते हुए नजर आएंगे। सो यहां पर बॉडी कवर्ड विथ हेयर देखने को मिलेगी ऑफ द फीटस। सेकेंडली आपको ये जो इनकी आईलिड्स होती है ना, आईलिड्स इनकी सेपरेट कर जाएंगी। ओके, तो जो आईलिड्स हैं वो बेसिकली क्या होगा, अभी तक वो एक ही जैसी थी, फिक्स थी, बट नाउ दे आर गोइंग टू सेपरेट। तो बेसिकली यहां पर आईलिड्स सेपरेट कर जाएंगी, एंड साथ ही साथ आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं। सो आईलिड सेपरेट एंड eyelashes are formed. ठीक है, and by the end of 9 months, so by 9th month you will find the fetus is fully developed. So यहां पर ये fully developed हो जाता है, and now the fetus is ready to get delivered. So इस तरीके से during different months of the pregnancy आपको different organs formed होते हुए नजर आएंगे, जो कि कुछ इस पैटर्न में है। तो आपको याद रखने हैं इन ड्यूरेशंस को और उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को जो इन ड्यूरेशंस में डेवलप होते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जैसे हम कॉमनली चाइल्ड बर्थ बुलाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा बच्चों, जेस्टेशन पीरियड के डिफरेंट स्टेजेस में आपको क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो जेस्टेशन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी जब एंड होने वाली होती है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th मंथ, मैंने आपको बताया था एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, इट इज रेडी टू गेट डिलीवर्ड, और इस डिलीवरी की ही प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बुलाएंगे। तो बेसिकली इट इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड के एंड में यानी कि प्रेगनेंसी के एंड में एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस के एक्सपल्शन की जो प्रोसेस है फ्रॉम द मदर्स यूट्रस, उसी को हम पार्चुरेशन टर्म देते हैं, विच इज नथिंग बट द चाइल्ड बर्थ। अब देखो, ये जो चाइल्ड बर्थ की इंटायर फिनोमेना है ना, ये इंड्यूस होती है एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू ही इंड्यूस होती है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करती है, विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि कैसे पार्चुरेशन की प्रोसेस अकर करेगी। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जब एक फीटस डेवलप हो जाता है फुल्ली, तो एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस और जो मदर से एसोसिएटेड उसका प्लेसेंटा है। तो देखो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है ना, ये कैसे स्टार्ट होगा उसको समझ लो पहले। तो जब एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस आपको मदर की यूट्रस में देखने को मिलेगा, वो फीटस अलॉन्ग विद द प्लेसेंटा ये ना कुछ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को गिव राइज करते हैं। तो बेसिकली दे इंड्यूस सम माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, और इन माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को हम बुलाते हैं द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो इसे हम क्या बुलाते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो देखो क्या हुआ, जो मदर का प्लेसेंटा है और जो फीटस पूरी तरह से डेवलप हुआ है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करेंगे। उन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को हम बुलाएंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। नाउ ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये आपके
हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे। अब जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो वो स्टार्ट करेगा सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बनता हाइपोथैलेमस में है, बट इट इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसी को हम बर्थ हार्मोन भी बुलाते हैं। सो वी कॉल इट द बर्थ हार्मोन। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उन्होंने स्टिमुलस भेजा आपके हाइपोथैलेमस को टू स्टार्ट सिक्रीटिंग दी ऑक्सीटोसिन, और वो रिलीज होने लगेगा फ्रॉम दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो दिस कॉजेज ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम दी मदर्स पिट्यूटरी। कौन से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अगर मैं यहां मेंशन कर दूं दैट इज गोइंग टू बी पोस्टीरियर। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है जब ये पहुंचेगा टुवर्ड्स द यूट्रस फ्रॉम द ब्लड, राइट, तो ये क्या करेगा, ये इन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस में बदल देगा। तो बेसिकली इट इज गोइंग टू कॉज फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ दीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, एंड दे लीड टू अ पेन कॉल्ड द लेबर पेन। सो बेसिकली दे कॉज द लेबर पेन। ठीक है, अब देखो जो पूरी एंटायर ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है उसको हम समराइज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले तो क्या हुआ था, आपको याद रखना था कि जो आपका प्लेसेंटा और फीटस है, सो एज आई टोल्ड यू, जो फीटस है और प्लेसेंटा है दोनों ने क्या किया है, दे हैव फॉर्म दी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनाया, जिसने क्या किया, आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया टू फॉर्म द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करने वाला है, ये ऑक्सीटोसिन जाके आपके यूट्रस को फर्दर स्टिमुलेट करेगा टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और साथ ही साथ यही ऑक्सीटोसिन आपके प्लेसेंटा को भी स्टिमुलेट करेगा टू फॉर्म द लोकल हार्मोन्स कॉल्ड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स है ना, दे एक्ट ऑन द मायोमेट्रियम। तो ये आपके यूट्रस वॉल की जो मायोमेट्रियम लेयर थी ना, जो कि मसल की बनी हुई थी, मस्कुलर लेयर, तो बेसिकली ये एक्ट करता है ऑन मायोमेट्रियम, और ये उनके फर्दर कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करेगा। तो देखो क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन जो कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से डेवलप हुआ, राइट, फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस और रिलीज हुआ फ्रॉम दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसने दो फंक्शंस कैरी आउट किए। ये ऑक्सीटोसिन ब्लड में होता हुआ पहुंचेगा टुवर्ड्स द यूट्रस, जहां पर वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और साथ ही साथ प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन फर्दर अलॉन्ग विद यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ये अगेन मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन करवा के यूट्रस की और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाती हैं यूट्रस की, उतना पॉजिटिव सिग्नल जाता है और उतनी ज़्यादा प्लेसेंटा से मोर प्रोस्टाग्लैंडिन बनते जाते हैं और उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव फीडबैक जाता रहता है टू कंटिन्यूसली प्रोड्यूस मोर एंड मोर बर्थ हार्मोन दैट इज द ऑक्सीटोसिन, ताकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है टू एक्सपेल द बेबी आउट, राइट। सेकेंडली आप देखोगे ड्यूरिंग दिस टाइम जब पार्चुरेशन आकर करना है ना, उस टाइम पे आप देखोगे देयर इज अ सडन चेंज इन द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन लेवल। तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू विल फाइंड जो एस्ट्रोजन लेवल है वो सडनली इंक्रीज करने लगेगा, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कम था व्हेन इट इज कंपेयर टू द प्रोजेस्टेरॉन। और यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्लाइन करने लगेगा। अब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी मेंटेन करनी थी तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल वाज केप्ट हाई, क्योंकि वही तो मेंटेन करता था। बट जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे जाने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी कैन नॉट बी कंटिन्यूड ना। तो आप देखोगे एस्ट्रोजन लेवल हाई होने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगेगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, जो एस्ट्रोजन इज टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो है वो ग्रेटर होने लगेगा, वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, बिकॉज एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में अगर हम प्रोजेस्टेरॉन को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली एस्ट्रोजन वुड बी मच हायर इन कंपैरिजन टू द प्रोजेस्टेरॉन। और ये एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, फ्रॉम द ओवरीज इटसेल्फ, राइट। और ये जो एस्ट्रोजन है जब ये सिक्रीट होगा तो ये फर्दर क्या करेगा, आपकी यूट्रस के मायोमेट्रियम में जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स है ना, उनको भी
बढ़ा देगा, उनको इंड्यूस करके और उनका नंबर बढ़ा देगा। तो ऐसे में क्या होगा, यूट्रस के अंदर और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होंगे। जितने ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स डेवलप हो जाते हैं इन दी यूट्रस, उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे और उतना ज़्यादा वो अपना फंक्शन कैरी आउट करवाएंगे टू कॉज मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, राइट। सो इस तरीके से जितनी स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जितना स्ट्रॉन्गर लेबर डेवलप होता है, द फीटस इज गोइंग टू एक्सपेल आउट। कैसे होगा, देखोगे आप यहाँ पर ये फीटस जो है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस आपको ये जो सर्विक्स है ना, द नेक ऑफ द यूट्रस, वो डायलेट करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और सर्विक्स के डायलेशन के बाद आप देखोगे द हेड इज गोइंग टू बी कमिंग आउट, और उसके बाद द एंटायर बॉडी इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। तो इस तरीके से द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस इज सीन। तो फीटल एक्सपल्शन देखने को मिलेगा, ओके, एंड द चाइल्ड बर्थ टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द ह्यूमन फीमेल्स। सो आई होप द एंटायर मैकेनिज्म इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आफ्टर हैविंग डेल्ट विद द एंटायर प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन, नाउ इट इज टाइम दैट वी डिस्कस the last topic for today's session, which is lactation. अब देखो, lactation word आपको simply indicate कर रहा है, it is going to be the process of production of milk by the mammary glands of the mother, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो मिल्क का फॉर्मेशन या बेसिकली आप कह सकते हो सिक्रीशन और स्टोरेज की प्रोसेस है, वो आपको देखने को मिलेगी इनसाइड द मदर विद इन द 24 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर मिल्क का सिक्रीशन और स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है इन दी मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल, ओके। एंड ये सब होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन, और वो जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड द प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी की लोब से सिक्रीट होता है। सो दिस इज सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है, वो सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। वाइल जो इजेक्शन ऑफ मिल्क है, वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यही ऑक्सीटोसिन जो कि बर्थ हार्मोन था ना, यही ऑक्सीटोसिन जो है वो इजेक्शन ऑफ मिल्क कॉज करवाता है, ठीक है। सो और ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, दिस इज रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना बच्चों, ये जाके आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं कि भाई एफएसएच को प्रोड्यूस एफएसएच को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना। और इस टाइम पर आप देखोगे नया कोई भी फॉलिकल डेवलप नहीं होता है, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम अगेन मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है दैट इज सस्पेंडेड। इस पीरियड जिस टाइम तक मदर लैक्टेशन कर रही है, उस टाइम तक उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं देखने को मिलता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया, ओके। सो इट इज गोइंग टू बी द सस्पेंशन ऑफ menstrual cycle during the lactation period. तो ये heavy lactation period है, उस टाइम पर ये क्यों होता है? That is under the influence of hormones like prolactin and oxytocin. Fine? Okay. Now, important term for you to remember that is going to be the colostrum. So colostrum बच्चों, इस टर्म को अच्छे से समझो। इनिशियल जो फ्यू डेज होते हैं लैक्टेशन के, उस टाइम पर आपको येलो थिक मिल्क का इजेक्शन देखने को मिलता है फ्रॉम द मदर्स मेमरी ग्लैंड्स, एंड दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। अब ये जो कोलेस्ट्रम है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द डेवलपिंग बेबी। सो इट इज हाईली न्यूट्रिशियस, और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू द बेबी। तो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए दिस मिल्क इज हाईली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, ठीक है, ताकि एक हेल्दी बेबी डेवलप हो सके। फाइन। सो बेसिकली न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसमें नरिशमेंट है, और ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। कैसे? क्योंकि एक्चुअली इस कोलेस्ट्रम के अंदर ना आपको एक टाइप के एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं जिन्हें हम बुलाते हैं IgA, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो ये जो IgA है, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली, बिकॉज अभी इनिशियली चाइल्ड बर्थ हुआ है ना बच्चे का, तो उस टाइम पर उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो उसको अगर फाइट करना है अगेंस्ट डिजीजेस, उसके लिए उसके पास एंटीबॉडीज होना चाहिए। तो कुछ प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ जो मिल्क है, वो आपको यहाँ पर एंटर करती हुई नजर आएगी बेबी के अंदर, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दी डिजीजेस। इसीलिए ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू द बेबी। तो बच्चों, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।